स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित जो भी रचनाकार हैं इसके विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। ये यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर भी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित जो भी रचनाकार हैं उनके विषय में हम महत्वपूर्ण प्रश्नावली देखेंगे। और इसमें रामधारी सिंह दिनकर भी किसमें आते हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित ये मुख्य कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी सभी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है क्या। तो छायावाद एक जो वाद था छायावाद, इसके समानांतर चलने वाली कुछ काव्यधाराएं थीं। जैसे छायावाद के समय में ही कुछ अन्य चलने वाली जो काव्यधाराएं थी उसी के अंतर्गत हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। जैसे छायावाद के समानांतर चलने वाली कौन कौन सी काव्यधारा थी? एक थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, ये तो थी। इसके अतिरिक्त दो काव्यधाराएं और थी। एक व्यक्ति चेतना प्रधान गीति कविता, कौन सी थी? व्यक्ति चेतना प्रधान गीति कविता, या फिर इसको क्या कहते हैं? इसको हालावाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हालावाद। हालावाद भी छायावाद के समानांतर चलने वाली एक काव्यधारा थी। इसी तरह से दूसरी क्या थी? दूसरी थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। तीसरी क्या थी? तीसरी थी समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा। कौन सी? समष्टि, या फिर इसको समष्टि काव्यधारा या फिर सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा। तो ये जो तीन काव्यधाराएं थी ये छायावाद के समानांतर ही इनका अध्ययन किया जाता है। तो छायावाद के समानांतर चलने वाली काव्यधाराएं कौन कौन सी थी? हालावाद, समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा, और तीसरी क्या थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। तो इसी के अंतर्गत आज हम जो छायावाद के समानांतर काव्यधाराएं चली थी उसी में से एक काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। कौन सी काव्यधारा? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। तो इसी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद के समानांतर चलने वाली वह काव्यधारा जिसमें देश प्रेमी कविताएं लिखी गई क्या कहलाती है? छायावाद के समानांतर तीन काव्यधाराएं चली थी, तो वो काव्यधारा जिसके अंतर्गत देश प्रेमी कविताएं लिखी गई उसे हम क्या कहेंगे? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा, या फिर नई कविता, क्या उसको कहेंगे? छायावाद के समानांतर चलने वाली वह काव्यधारा जिसमें देश प्रेमी कविताएं लिखी गई क्या कहलाती है? प्रगतिवाद कहलाती है, प्रयोगवाद कहलाती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा कहलाती है, या फिर नई कविता। तो देखिए प्रगतिवाद नहीं हो सकता क्योंकि प्रगतिवाद तो अलग वाद है, छायावाद के समानांतर नहीं था प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद तो हो ही नहीं सकता। प्रयोगवाद भी नहीं हो सकता और नई कविता ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रयोगवाद और नई कविता इसका तो एक ही काल है, देखा जाए इसका समय तो एक ही है। प्रयोगवाद और नई कविता जो अज्ञेय हैं प्रयोगवाद को, नई कविता को अलग नहीं मानते हैं। ये मैंने आपको प्रश्नावली में बताया भी था। तो ये छायावाद के समानांतर नहीं है। प्रयोगवाद, नई कविता और प्रगतिवाद ये छायावाद के समानांतर नहीं है। छायावाद के समानांतर कौन सी काव्यधारा चली थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा ये छायावाद के समानांतर चलने वाली काव्यधारा है। और इसमें कैसी कविताएं लिखी गई? देश प्रेमी कविताएं इसमें लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का प्रसिद्ध उपनाम है? उपनाम पूछा है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का प्रसिद्ध उपनाम है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवी, या फिर सोहनलाल द्विवेदी। इसमें से किसका उपनाम है एक भारतीय आत्मा? ये हमें बताना है।
तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सियाराम शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? रचनाकार है सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म हमें बताना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी, सिमरिया मुंगेर, निहालपुर प्रयागराज या फिर होशंगाबाद मध्य प्रदेश। कहाँ इनका जन्म हुआ था ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरगांव झांसी। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में। और ये कौन थे? ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त कौन थे? ये भी आप याद रखेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त के और इनके कौन थे? छोटे भाई थे। छोटे भाई। तो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई कौन थे? सियाराम शरण गुप्त थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई कौन थे? अब देखिए प्रश्न मैंने पहले ही आपको बता दिया। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सियाराम शरण गुप्त या फिर केदारनाथ मिश्र। तो इनके छोटे भाई कौन थे? सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाराम शरण गुप्त। ये कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मौर्य विजय 1914 किसकी प्रसिद्ध रचना है? रचना है मौर्य विजय और इसका रचना काल क्या है? 1914 ईस्वी। किसकी प्रसिद्ध रचना है हमें बताना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सोहनलाल द्विवेदी। ये किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय 1914 किसकी प्रसिद्ध रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। और ये कब है? 1914 ईस्वी में ये है। अगर इसकी विधा पूछी जाए कि मौर्य विजय ये है क्या, तो ये काव्य रचना है। क्या है ये काव्य रचना है मौर्य विजय। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? बालकृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा से संबंधित इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म किस राज्य में हुआ ये हमें बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर या फिर राजस्थान में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ग्वालियर। अगर पूरा इनका जो जन्म स्थान है वो लिखें तो ग्वालियर में भी कहाँ? ग्वालियर में एक स्थान है भयाना। भयाना कहाँ हुआ इनका जन्म? भयाना ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगर देखें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। क्या जन्म है ये इनका? जन्म 1857 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। और निधन का वर्ष क्या है इनका? निधन का वर्ष है 1960 ईस्वी। कितना है? 1960 ईस्वी। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में भयाना, और भयाना कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में पड़ता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1960 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ग्वालियर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्वयं को अनिकेतन और विश्वपाई किसने कहा? स्वयं को अनिकेतन या विश्वपाई किसने कहा था?
ये हमें बताना है। रामधारी सिंह दिनकर। विष पाई अर्थात विष पीने वाले। अनिकेतन, अनिकेतन कहते हैं जिसका कोई घर ना हो। अ रहित, निकेत, निकेत मीन्स क्या होता है, निकेतन किसे कहते हैं, घर के लिए। तो अनिकेतन अर्थात हमारा कोई घर नहीं है। तो स्वयं को अनिकेतन और विष पाई किसने कहा, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर श्याम नारायण पांडे। इनमें से किसने कहा था स्वयं को अनिकेतन और विष पाई, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वयं को क्या कहा था, अनिकेतन और विष पाई कहा था। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेम एवं मस्ती परक काव्य का अग्रदूत किसे माना जाता है। प्रेम एवं मस्ती परक काव्य का अग्रदूत किसे माना जाता है, यह हमें बताना है। दिनकर, मिलिंद, नवीन या फिर प्रभात। किसे प्रेम एवं मस्ती परक काव्य का अग्रदूत माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन इनका उपनाम है और पूरा नाम क्या है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो प्रेम एवं मस्ती परक काव्य का अग्रदूत किसे माना जाता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक फूल की चाह कविता का मुख्य भाव क्या है। एक फूल की चाह कविता है, इसका मुख्य भाव पूछा है, इसका मुख्य भाव क्या है, प्रकृति चित्रण, शोषितों के प्रति सहानुभूति, वीर रस या फिर ईश्वरीय भक्ति। क्या इसका मुख्य भाव है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषितों के प्रति सहानुभूति। इसका मुख्य भाव क्या है, एक फूल की चाह। अगर हम देखें कि एक फूल की चाह जो कविता है वो किसकी है, तो यह है सिया राम शरण गुप्त की कविता है। किसकी कविता है ये, सिया राम शरण गुप्त की ये रचना है। एक रचना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, ये यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक रचना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा किसकी है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। और एक फूल की चाह जो कविता है वो सिया राम शरण गुप्त की है। तो एक फूल की चाह में क्या है, शोषितों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन पुष्प की अभिलाषा कैसी है, वीर रस प्रधान है। ये यहाँ पे एक फूल की चाह देख के वीर रस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये वीर रस प्रधान कविता नहीं है। ये कैसी है, शोषितों के प्रति सहानुभूति इसमें प्रकट की गई है। किसमें, एक फूल की चाह में। और एक फूल की चाह के रचनाकार कौन है, रचनाकार है सिया राम शरण गुप्त। लेकिन अगर रचना कविता आती है पुष्प की अभिलाषा, तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषितों के प्रति सहानुभूति। एक फूल की चाह में शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है और इसके रचनाकार कौन है, सिया राम शरण गुप्त हैं इसके रचनाकार। सिया राम शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप उन सबको एक बार देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था, 1889 में, 1895 में, 1908 में या 1904 में, कब इनका जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1889 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। अगर निधन का वर्ष पूछ लिया जाए कि इनका निधन कब हुआ था,
जन्म निधन से संबंधित भी जो मुख्य रचनाकार हैं उनका जन्म निधन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। इनका निधन हुआ था 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में, और इनका निधन कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1889 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकार हैं, और इनका जन्म किस जिले में हुआ था ये हमें बताना है। आजमगढ़, झांसी, गाजीपुर या फिर मुंगेर, बिहार। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर, बिहार। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर, बिहार में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दिनकर का जन्म? 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? सिमरिया। सिमरिया, और ये कहाँ पड़ता है? मुंगेर में। और मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था। और सिमरिया मुंगेर बिहार में पड़ता है। और कब हुआ था? 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर, बिहार। जन्म 1908 ईस्वी में, सिमरिया, मुंगेर, बिहार में। और निधन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था? निधन भी आप इनका याद रखेंगे। निधन हुआ था 1974 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1974 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, दिनकर जी को किस उपनाम से जाना जाता है? समय सूर्य, अधैर्य का कवि, अनल का कवि या उपरोक्त सभी। किस उपनाम से इन्हें जाना जाता है ये हमें बताना है। समय सूर्य, अधैर्य का कवि, अनल का कवि या उपरोक्त सभी, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दिनकर के क्या क्या उपनाम है? इनको समय सूर्य कहा जाता है, इनको अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, और इनको अनल का कवि भी कहा जाता है। तो ये सभी इनके उपनाम हैं। किसके? दिनकर जी के। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इनके जो अन्य उपनाम है वो भी हम देख लेते हैं। इनके अन्य उपनाम है द्वितीय राष्ट्र कवि। इनके अन्य उपनाम क्या क्या है? क्योंकि दिनकर जी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकार हैं, इसलिए इनके सभी उपनाम हम देख लेते हैं। इनको द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। लेकिन द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई है। क्या कहा जाता है इनको? द्वितीय राष्ट्र कवि। इनका उपनाम है द्वितीय राष्ट्र कवि। और क्या क्या इनके उपनाम है? आग और राग का कवि। इनको आग और राग, आग और राग का कवि भी इनका उपनाम है। इनको कहा जाता है आग और राग का कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि। और इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक सूर्य। इनको आधुनिक सूर्य भी कहा जाता है। आधुनिक सूर्य भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये सभी उपनाम इनके जो हैं याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किसी भी एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं। तो दिनकर जी को किस उपनाम से जाना जाता है? समय सूर्य, अधैर्य का कवि, अनल का कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि, आग और राग का कवि और आधुनिक सूर्य, ये इनके उपनाम है। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दिनकर जी ने स्वयं को क्या कहा है? स्वयं को इन्होंने क्या कहा? इनका एक उपनाम और है, वो मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया क्योंकि वो अगले प्रश्न में ये मैंने रख दिया है। तो दिनकर जी ने स्वयं को क्या कहा? प्रथम राष्ट्र कवि, महज डिप्टी राष्ट्र कवि, आधुनिक सूर्य या फिर भारतीय आत्मा। क्या कहा इन्होंने स्वयं को, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महज डिप्टी राष्ट्र कवि। इन्होंने क्या कहा था स्वयं को? महज डिप्टी राष्ट्र कवि इन्होंने कहा था। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महज डिप्टी राष्ट्र कवि। और इन्होंने
अगर इसको हम देखें, किसका डिप्टी राष्ट्र कवि, अगर यहाँ से डिप्टी की तो किसका डिप्टी राष्ट्र कवि कहा इन्होंने, तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त का, किसका, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो इन्होंने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त का महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। क्या कहा स्वयं को, मैथिली शरण गुप्त का महज डिप्टी राष्ट्र कवि। अगर प्रश्न आता है कि दिनकर जी ने स्वयं को क्या कहा, तो महज डिप्टी राष्ट्र कवि। अगर प्रश्न आए कि मैथिली शरण गुप्त का महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वयं को किसने कहा, तो भी इसका आंसर क्या होगा, दिनकर होगा, क्योंकि दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त का महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। तो दोनों ही तरह से प्रश्न बन सकता है कि दिनकर जी ने स्वयं को क्या कहा, महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि दिनकर जी ने स्वयं को क्या कहा, तो दिनकर जी ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त का महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा। तो प्रश्न दोनों ही तरीके से बन सकता है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महज डिप्टी राष्ट्र कवि। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, दिनकर जी की प्रथम कविता का शीर्षक क्या था। दिनकर जी की प्रथम कविता और उसका हमें शीर्षक बताना है। गंगा 1922, रेणुका, हुंकार या फिर रश्मिरथी। ये सभी किसकी कविताएं, सभी दिनकर जी की कविताएं हैं, लेकिन इसमें से इनकी प्रथम कविता क्या है, उसका शीर्षक क्या है, ये हमें बताना है। गंगा 1922 या फिर रेणुका, हुंकार या फिर रश्मिरथी, कौन सी इनकी प्रथम कविता, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा 1922 ईस्वी। दिनकर जी की प्रथम कविता का शीर्षक क्या था, गंगा था, और ये कब थी, 1922 ईस्वी में ये थी। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा, और ये कब है, 1922 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य को विश्व के 100 महाकाव्यों में कौन सा स्थान प्राप्त है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य को विश्व के 100 जो श्रेष्ठ महाकाव्य, यहाँ पे श्रेष्ठ टाइप नहीं हुआ है, तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य को विश्व के 100 श्रेष्ठ महाकाव्यों में कौन सा स्थान प्राप्त है, ये हमें बताना है। 50वां, 74वां, 21वां या फिर 100वां, कौन सा स्थान कुरुक्षेत्र महाकाव्य को प्राप्त है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां स्थान। कौन सा स्थान है, विश्व में जो 100 श्रेष्ठ महाकाव्य हैं उनमें से 74वां स्थान किसको प्राप्त है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य को प्राप्त है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 74वां स्थान, और विश्व के श्रेष्ठ 100 महाकाव्यों में 74वां स्थान इनको प्राप्त है। और कुरुक्षेत्र है कब, ये 1900, कुरुक्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र ये कब है रचना, सबसे पहले देखना कुरुक्षेत्र कब है, तो ये 1946 ईस्वी में। कब है, 1946 ईस्वी में है। ये है क्या, ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है, ये यहाँ लिख ही रहा है कि क्या है, महाकाव्य है कुरुक्षेत्र। इसमें इसका नायक कौन है, अगर इसका नायक देखें कुरुक्षेत्र का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नायक जो है वो कुरुक्षेत्र ही है। नायक कौन है, स्वयं कुरुक्षेत्र इसका नायक है, इसमें कोई अन्य नायक नहीं है, स्वयं कुरुक्षेत्र, तो इसका नायक कुरुक्षेत्र है। अगर देखें, इसे आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, आधुनिक युग की गीता। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आधुनिक युग की गीता, क्या कहा जाता है इसको, इसको आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। मंगलाचरण, अगर देखा जाए कि जो भी रचना है उसमें महाकाव्य होते हैं, मंगलाचरण किया जाता है, अर्थात किसी देवी देवता की स्तुति की जाती है, तो इसमें मंगलाचरण नहीं है, ये हमें याद रखना है कि कुरुक्षेत्र रचना में मंगलाचरण नहीं है। और अगर इसकी पृष्ठभूमि पूछी जाए कि पृष्ठभूमि इसकी किससे संबंधित है, तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, द्वितीय विश्व युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित ये रचना है। यहाँ पे स्थान की कमी इसलिए मैं इसे पूरा लिख नहीं पा रही हूँ। तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य को विश्व के 100 श्रेष्ठ महाकाव्य में कौन सा स्थान प्राप्त है? 74वां स्थान प्राप्त है। ये रचना कब है? 1946 ईस्वी में। और ये रचना कैसी है? ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसका नायक कौन है? स्वयं कुरुक्षेत्र ही इसमें नायक है। और इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की इसे गीता कहा जाता है। आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। और इसमें मंगलाचरण नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इसमें मंगलाचरण नहीं है। और अगर पूछा जाए कि इसकी पृष्ठभूमि किस पर आधारित है, कुरुक्षेत्र रचना है वो किस पर आधारित रचना है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित रचना है। इसकी जो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसी पर आधारित रचना है। कौन सी? कुरुक्षेत्र। अर्थात इसमें बताया गया है कि युद्ध का क्या परिणाम होता है। युद्ध में क्या है? सिर्फ विध्वंस होता है, उसमें किसी का भला नहीं होता है। इसी से संबंधित ये रचना है कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्थान इसे प्राप्त है? इसे 74वां स्थान प्राप्त है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आधुनिक युग की गीता किस रचना को कहा जाता है? ये प्रश्न मैं आपको पहले ही बता दिया, मुझे पता नहीं था कि आगे प्रश्न है इसमें। तो आधुनिक युग की गीता किस रचना को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी या कामायनी। तो आधुनिक युग की गीता किस रचना को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ये भी कुरुक्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं ये हमें बताना है। 5, 17, 7 या फिर 21। कितने सर्ग हैं इसमें? तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सर्ग। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं इसमें। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, उर्वशी 1961 के लिए दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी एक रचना है और कब है? 1961 में। इस रचना के लिए क्या मिला दिनकर को? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये कब मिला था ये हमें बताना है। 1959 में, 1972 में, 1968 में या 1974 में। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर। उर्वशी रचना कब है? 1961 ईस्वी में। लेकिन यहाँ हमें बताना है कि उर्वशी 1961 के लिए जो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। उर्वशी रचना है 1961 में और इसी रचना के लिए 1972 में दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी। इसका कथानक क्या है? अगर हम इसका कथानक देखें उर्वशी का, तो इसका जो कथानक है उर्वशी एवं पुररवा के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। किस पर आधारित है? उर्वशी एवं पुररवा। उर्वशी एवं पुररवा के पौराणिक आख्यान। कैसा आख्यान है उर्वशी और पुररवा का? पौराणिक। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। तो ये पौराणिक आख्यान। कथानक क्या है? उर्वशी एवं पुररवा के पौराणिक आख्यान पर आधारित ये रचना है। आख्यान पर आधारित। आधारित शब्द जो होता है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? आधारित। आधारित कोई शब्द नहीं है, तो शुद्ध शब्द क्या होता है? आधारित होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आधारित लिखा है, आधारित नहीं लिखा है। तो उर्वशी एवं पुररवा के पौराणिक आख्यान पर आधारित इसका कथानक है। अगर देखा जाए कि इसमें कुल अंक कितने हैं, तो उर्वशी में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? अगर अंक देखा जाए तो इसमें कितने हैं? 5।
तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1972। 1972 में इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, दिनकर जी ने उर्वशी को क्या कहा? यह हमें बताना है कि दिनकर ने उर्वशी को क्या कहा? वीर काव्य, शोक गीत, कामाध्यात्म या फिर भक्ति काव्य, क्या कहा था दिनकर जी ने? तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामाध्यात्म। दिनकर जी ने अपनी रचना उर्वशी को क्या कहा था? कामाध्यात्म कहा, अर्थात काम से संबंधित अध्यात्म। तो कामाध्यात्म इसको कहा था, किसने? स्वयं दिनकर जी ने। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामाध्यात्म। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, परशुराम की प्रतीक्षा किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित? आधारित शब्द नहीं होता है, क्या होता है? आधारित। लेकिन प्रचलन में आधारित है, इसलिए आधारित सही माना जाता है। परशुराम की, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में अगर आता है, आधारित भी है और आधारित, तो आधारित शब्द अशुद्ध माना जाएगा, आधारित शुद्ध माना जाएगा। प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या जलियांवाला बाग कांड? किस पर यह आधारित है परशुराम की प्रतीक्षा? तो यह हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन युद्ध। परशुराम की प्रतीक्षा किस पर आधारित है? भारत चीन युद्ध, और ये कब हुआ था? 1962 में। तो भारत चीन युद्ध 1962 में युद्ध हुआ था। इसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित रचना है कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन युद्ध। और परशुराम की प्रतीक्षा रचना ये कब है? तो ये 1963 ईस्वी में। इसकी रचना कब हुई? 1963 ईस्वी। परशुराम की प्रतीक्षा कब है? 1963 ईस्वी में है ये रचना। और ये क्या है? ये काव्य संग्रह है। क्या है ये? काव्य संग्रह। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन युद्ध 1962। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अगर प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा रचना है किसकी, तो परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? ये भी दिनकर की रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न नंबर 21 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही श्रेष्ठ रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, और सभी को इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, और इस पर इनको पुरस्कार मिला है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा पुरस्कार इनको इस पे मिला है। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959, व्यास सम्मान या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक? कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959, व्यास सम्मान या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक? कौन सा पुरस्कार मिला है हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इस रचना पे मिला है। और कब मिला है? 1959 ईस्वी में मिला है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है? 1959 ईस्वी में मिला है। और संस्कृति के 4 अध्याय का रचना काल अगर पूछा जाए कि इस रचना का रचना काल क्या है, कौन सी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय, रचना काल है 1955। रचना कब है? 1955 ईस्वी में है। और इसी रचना को 1959 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला था। कब मिला था? 1959 ईस्वी में मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में मिला, रचना काल 1955, और प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1956। ये इसका रचना काल है। कुछ रचनाओं के रचना काल और प्रकाशन वर्ष दोनों दे रखे होते हैं, लेकिन कुछ रचनाओं का सिर्फ प्रकाशन वर्ष होता है, उनका रचना काल नहीं पता होता है, तो प्रकाशन वर्ष ही उनका रचना काल और प्रकाशन वर्ष दोनों वही माना जाता है। तो इस रचना का रचना काल है 1955। और अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, अगर प्रश्न में आता है कि प्रकाशन वर्ष क्या है इस रचना का, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी।
संस्कृति के 4 अध्याय, रचनाकाल 1955 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1959 में इस रचना के लिए मिला है। किस रचना के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, रश्मिरथी खंड काव्य का मुख्य नायक कौन है? रश्मिरथी क्या है ये? इसकी विधा क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य है। प्रबंधात्मक खंड काव्य होती है रचना, या तो जो प्रबंध होते हैं वो क्या होते हैं? या तो खंड काव्य या फिर महाकाव्य। तो ये क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसका मुख्य नायक पूछा है, रश्मिरथी का मुख्य नायक कौन है? अर्जुन, कृष्ण, कर्ण या फिर युधिष्ठिर। रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है दिनकर, और दिनकर की बहुत ही श्रेष्ठ रचना है ये भी, रश्मिरथी। तो हमें बताना इसका नायक कौन है? अर्जुन है, कृष्ण है, कर्ण है या फिर युधिष्ठिर है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। रश्मिरथी के नायक कौन है? कर्ण है। और इसमें क्या है? कर्ण की दानशीलता एवं मित्रता निर्वहन का वर्णन है। कर्ण बहुत दानशील व्यक्ति थे और ये मित्रता निर्वहन में भी इनका उच्च स्थान है। इन्होंने अंत तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, अर्थात ये दुर्योधन को क्या मानते थे? अपना मित्र मानते थे। इनको पता था कि दुर्योधन का साथ देंगे तो कर्ण की मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही श्रेष्ठ मित्र भी थे। तो कर्ण की दानशीलता एवं मित्रता का निर्वहन का इसमें वर्णन है। किसमें? रश्मिरथी में। इसका अगर संदेश हो कि इसमें संदेश क्या है रचना में, तो व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। रश्मिरथी में क्या संदेश दिया गया है? अगर इसका हम संदेश देखें तो इन्होंने लिखा है कि कर्म से महान बनता है। कैसे महान बनता है व्यक्ति? कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। उन्होंने कहा था जन्म से कोई महान नहीं बनता, कर्म से महान बनता है। तो इसका इसमें संदेश दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। अगर इसमें हम देखें रश्मिरथी में सर्ग की संख्या देखें, इसमें सर्ग कितने हैं? सर्ग भी देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रचना है। तो अगर इसके हम सर्ग देखें तो कुल इसमें 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग। रश्मिरथी में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। और रश्मिरथी की रचना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। ये रचना है कब? तो ये रचना 1952 ईस्वी में है। और क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य है ये। तो इसके बारे में हमने सभी मुख्य बिंदु देख लिए हैं। रश्मिरथी कब है? 1952 ईस्वी में। क्या है? ये खंड काव्य है। सर्ग कितने हैं? 7 सर्ग हैं। किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना है। अगर इसका नायक देखा जाए तो कौन है? कर्ण है इसके नायक। और इसमें किसका संदेश दिया गया है? इसमें संदेश दिया गया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और इसमें किसका वर्णन है? कर्ण की दानशीलता का वर्णन है और कर्ण का मित्रता, कर्ण ने जो मित्रता का निर्वहन किया था उसका भी इसमें वर्णन है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दिनकर की किस रचना को साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र गर्जना कहा जाता है? दिनकर की किस रचना को साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र गर्जना कहा जाता है? हुंकार, सामधेनी, रेणुका या फिर कुरुक्षेत्र। किसे कहा जाता है? साम्राज्य के विरुद्ध तीव्र गर्जना, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामधेनी। ऑप्शन नंबर बी, सामधेनी। सामधेनी को साम्राज्य के विरुद्ध तीव्र गर्जना कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामधेनी। सामधेनी अगर देखा जाए तो ये कब है? 1946 ईस्वी में। कब है ये? 1946 ईस्वी में। ये रचना 1946 ईस्वी में है। और इसमें क्या है? साम्राज्य के विरोध में ये लिखी गई है। और इसमें कितनी कविताएं? तो इसमें 27 कविताएं संकलित हैं। ये क्या है? काव्य संग्रह है। और इसमें कुल कितनी कविताएं? 27 कविताएं। तो इसमें 27 कविताएं संकलित हैं।
प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामधेनी। प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हुंकार संग्रह को वैतालिक का जागरण काल किसने कहा? हुंकार क्या है? काव्य संग्रह है, और इसको वैतालिक का जागरण किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने हुंकार को वैतालिक का जागरण कहा? ये हमें बताना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हुंकार संग्रह को वैतालिक का जागरण काल किसने कहा? प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हुंकार को क्या कहा था? वैतालिक का जागरण कहा था। और डॉक्टर बच्चन सिंह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट विचारक हैं, आलोचक हैं। इनके जो कथन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे अधिक इनके कथन पूछे जाते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के। इसी दृष्टि से ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हुंकार संग्रह को वैतालिक का जागरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। हुंकार कब है? अगर इस रचना का समय देखें तो ये कब है? हुंकार है 1939 ईस्वी में। कब है ये? 1939 ईस्वी में ये रचना है हुंकार, 1939 ईस्वी में। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है इसको वैतालिक का जागरण काल। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। अगर हुंकार के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हुंकार 1939 ईस्वी में है, और ये क्या है? ये काव्य संग्रह है। क्या है ये? काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह। तो अगर पूछा जाए कि हुंकार काव्य संग्रह में, अगर प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि हुंकार काव्य संग्रह में जो संकलित कविताएं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें जो संकलित कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली, विपथगा, विपथगा का अर्थ होता है विभाजन पर आधारित। विपथगा का अर्थ नहीं है। विपथगा किस पर आधारित रचना है? विभाजन पर आधारित कविता है ये विपथगा। तो इसमें जो इनका काव्य संग्रह है हुंकार, इसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? दिल्ली है, विपथगा है, और एक रचना है अनल किरीट, ये भी इसी में है। अनल किरीट भी इसी में संकलित है। किसमें? हुंकार में। तो दिल्ली, विपथगा, अनल किरीट ये किस में संकलित है? हुंकार जो काव्य संग्रह है उसी में ये कविताएं भी संकलित हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, नील कुसुम 1954 किस प्रकार की कविताओं का संकलन है? नील कुसुम 1954 किस प्रकार की कविताओं का संकलन है? हमें बताना है। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी या फिर वीर रस, किसकी कविताओं का संकलन है? ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवादी। नील कुसुम में किससे संबंधित रचनाएं हैं? इसमें प्रयोगवाद से संबंधित कविताएं हैं। प्रयोगवाद से संबंधित कविताओं का संकलन है। नील कुसुम 1954 किस प्रकार की कविताओं का संकलन है? प्रयोगवाद से संबंधित कविताओं का संकलन है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नील कुसुम किसकी रचना है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है कि नील कुसुम 1954 किसका काव्य संकलन है। ये क्या है? काव्य संग्रह है नील कुसुम, लिंक किसका है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, आत्मा की आंखें 1964 किसका अनुवाद है? आत्मा की आंखें 1964 किसका अनुवाद है? टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, शेक्सपियर या फिर मिल्टन। आत्मा की आंखें 1964 किसका अनुवाद है, ये हमें बताना है। आत्मा की आंखें ये हिंदी में इस रचना का ये हिंदी में अनुवाद की गई रचना है, ये मूल रचना नहीं है आत्मा की आंखें। तो ये हमें बताना है कि आत्मा की आंखें पहले किस भाषा में थी, किस रचनाकार ने इसको लिखा था? टी.एस. एलियट ने, डी.एच. लॉरेंस, शेक्सपियर या फिर मिल्टन। तो प्रश्न नंबर
26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी.एच. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद। ये किसकी कविता का अनुवाद है? डी.एच. लॉरेंस। इस जो रचना है ये किसने लिखी थी? डी.एच. लॉरेंस ने। और डी.एच. लॉरेंस की कविता का अनुवाद कौन सा है? आत्मा की आंखें। और ये कब है? 1964 ईस्वी में। और ये आपको बताना है कि आत्मा की आंखें के रचनाकार कौन है। ये भी आप ही बताएंगे दोनों प्रश्न। आत्मा की आंखें और एक रचना है ये नील कुसुम, इन दोनों के रचनाकार आप बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी.एच. लॉरेंस। और आत्मा की आंखें भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा से संबंधित एक कवि हैं, उनकी रचनाकार है, उन्हीं की कविता है आत्मा की आंखें। प्रश्न नंबर 27 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य की भूमिका किस युद्ध पर आधारित है? कारगिल युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या स्वतंत्रता संग्राम? कुरुक्षेत्र महाकाव्य है, इसकी भूमिका किस युद्ध पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि किस पर? भूमिका शब्द नहीं, यहाँ पृष्ठभूमि शब्द आना चाहिए। कुरुक्षेत्र महाकाव्य की पृष्ठभूमि, भूमिका नहीं, यहाँ पे पृष्ठभूमि आना चाहिए। पृष्ठभूमि, कुरुक्षेत्र महाकाव्य की पृष्ठभूमि किस युद्ध पर आधारित है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित इसकी पृष्ठभूमि है कुरुक्षेत्र की। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, दिनकर जी के निबंध संग्रह मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिनकर जी का क्या है? निबंध संग्रह। कौन सा? मिट्टी की ओर। और ये क्या है? निबंध संग्रह है। दिनकर जी की सभी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनकी सभी रचनाएं आपको याद करनी है। तो दिनकर जी के निबंध संग्रह मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष क्या है? हमें बताना है 1946, 1950, 1958 या फिर 1961। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। दिनकर जी के निबंध संग्रह मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 ईस्वी। और मिट्टी की ओर ये क्या है? ये निबंध संग्रह है। किसका? दिनकर जी का। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी की एक श्रेष्ठ रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, और हमें बताना है कि इसकी भूमिका किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? किसने इसकी भूमिका लिखी, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, रसवंती 1940 किस शैली की कविताओं का संग्रह है? रसवंती कब है? 1940 ईस्वी में। और ये किस शैली की कविताओं का संग्रह है, ये हमें बताना है। इसमें किस शैली से संबंधित कविताएं हैं? प्रगतिवादी शैली से संबंधित कविताएं, प्रयोगवादी शैली से संबंधित कविताएं, या फिर छायावादी शैली से संबंधित कविताएं, या नई कविता से संबंधित कविताएं? कैसी शैली से संबंधित कविताओं का ये संग्रह है रसवंती 1940, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादी शैली की कविताएं। रसवंती 1940 किस शैली की कविताओं का संग्रह है? छायावादी शैली की कविताओं का ये संग्रह है, रसवंती 1940 ईस्वी। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादी। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी जो लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर होगा हमें बताना है? सिमरिया, निहालपुर, प्रयागराज, होशंगाबाद या फिर आजमगढ़? इनमें से कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
निहालपुर प्रयागराज। इनका जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर में हुआ था। निहालपुर कहाँ आता है? प्रयागराज के अंतर्गत ये आता है, निहालपुर प्रयागराज। और इनका जन्म अगर पूछा जाए कि जन्म इनका कब हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो जन्म हुआ था इनका 1904 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1904 ईस्वी में हुआ था। निधन अगर पूछा जाए इनका निधन, तो इनका निधन हुआ था 1948 में। 1948 ईस्वी में इनका निधन हुआ। और कैसे निधन हुआ? तो इनका मोटरसाइकिल दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ये भी आप याद रखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो मोटरसाइकिल दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता का क्या नाम है? इनकी प्रथम कविता हमें बतानी है। नीम, झांसी की रानी, मुकुल या फिर त्रिधारा। ये सभी किसकी कविताएं? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं। लेकिन इनकी जो प्रथम कविता है उसका नाम हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीम। नीम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता है। अगर इसका समय पूछा जाए कि नीम कविता कब है, तो 1922 ईस्वी में। ये कब है? 1922 ईस्वी में है ये। कब है ये रचना? 1922 ईस्वी में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता का क्या नाम है? नीम। और ये कब है? 1922 ईस्वी में ये है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। बिखरे मोती 1932। बिखरे मोती 1932 सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है? यह हमें बताना है कि बिखरे मोती 1932 सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है। ये काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है या फिर नाटक है? क्या है ये? तो प्रश्न नंबर 33 हमें बताना है कि बिखरे मोती 1932 सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी संग्रह। बिखरे मोती 1932 ये क्या है? ये कहानी संग्रह है। बिखरे मोती 1932 ये कहानी संग्रह है। और रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, त्रिधारा काव्य संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ अन्य किन की कविताएं हैं? त्रिधारा क्या है? ये त्रिधारा क्या है? काव्य संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ अन्य किसकी कविताएं? ये जो काव्य संग्रह है इसमें सुभद्रा कुमारी के साथ साथ कुछ अन्य कवियों की भी इसमें कविताएं हैं। तो हमें बताना है कि किसकी कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी की तो है ही त्रिधारा में, लेकिन कुछ अलग जो कवि हैं इनसे अलग उनकी भी इसमें कुछ कविताएं संकलित हैं। किसमें? त्रिधारा में। तो हमें उनका नाम बताना है कि किसकी कविताएं हैं। सोहनलाल द्विवेदी व माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर व नवीन, गुप्त व मिलिंद या प्रसाद व पंत। किसकी रचनाएं इसमें संकलित हैं ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहनलाल द्विवेदी व माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं भी इसमें संकलित हैं। त्रिधारा में काव्य संग्रह में सुभद्रा कुमारी के साथ साथ किस किस की कविताएं संकलित हैं? सोहनलाल द्विवेदी जी की और माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनकी कविताएं भी त्रिधारा काव्य संग्रह में संकलित हैं। तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहनलाल द्विवेदी व माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं भी इसमें संकलित हैं। त्रिधारा है कब? 1900। इसका समय देख लेते हैं। त्रिधारा काव्य संग्रह है और कब है ये? तो त्रिधारा जो काव्य संग्रह वो है 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। ये भी आप याद रखेंगे कि त्रिधारा काव्य संग्रह कब है? 1931 ईस्वी में है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रबंधात्मक महाकाव्य हल्दी घाटी में कितने सर्ग हैं?
श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रबंधात्मक महाकाव्य है कौन सा? हल्दी घाटी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की रचना है। हल्दी घाटी की विधा क्या है? तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। अब इसमें पूछा है कि इसमें कितने सर्ग हैं? 12, 17, 21 या फिर 15? कितने सर्ग हैं? हल्दी घाटी जो प्रबंधात्मक महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग हैं? तो प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सर्ग। कितने सर्ग हैं इसमें? हल्दी घाटी में 17 सर्ग हैं। और ये कब है? 1939 ईस्वी में। हल्दी घाटी रचना कब है? 1939 ईस्वी। हल्दी घाटी 1939 ईस्वी, 17 सर्ग, प्रबंधात्मक महाकाव्य। ये क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसके रचनाकार है श्याम नारायण पांडे। और हल्दी घाटी 1939 ईस्वी में है। हल्दी घाटी में 17 सर्ग हैं। तो प्रश्न नंबर 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17 सर्ग। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, जौहर महाकाव्य के रचयिता कौन है? जौहर क्या है? महाकाव्य है। इसके रचयिता का नाम हमें बताना है, रचनाकार का नाम बताना है। दिनकर, केदारनाथ मिश्र, श्याम नारायण पांडे या गुरु भक्ति सिंह? कौन इसके रचयिता हैं ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडे। जौहर के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। अगर जौहर का समय पूछा जाए तो ये 1944 ईस्वी में है। जौहर कब है? 1944 ईस्वी में है। और ये क्या है? महाकाव्य है। तो जौहर 1944 ईस्वी, प्रबंधात्मक महाकाव्य। अगर सर्ग पूछा जाए, इसमें सर्ग कितने हैं? प्रबंधात्मक महाकाव्य है तो सर्ग तो होंगे ही। तो इसमें कितने सर्ग हैं? 21 सर्ग हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें 21 सर्ग हैं। और इसके सर्गों को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जौहर है उसमें कितने सर्ग हैं? 21। लेकिन सर्गों का नाम क्या रखा गया है? तो इनके सर्गों को क्या कहा गया है? चिनगारियां। चिनगारियां कहा गया है। और ये क्या है? चिनगारियां इन सर्गों का नाम है, ये आप याद रखेंगे। क्या है ये? यहाँ लिख ही देती हूँ। सर्गों का नाम, सर्गों का नाम, सर्गों का नाम क्या है? चिनगारियां है। तो जौहर महाकाव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। जौहर है 1944 ईस्वी में है। और ये क्या है? महाकाव्य है। 21 सर्ग हैं और सर्गों का नाम चिनगारियां है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्गों का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, तुमुल खंडकाव्य 1948 में किसके युद्ध का चित्रण है? तुमुल क्या है? खंडकाव्य कब है? 1948 ईस्वी में। किसके युद्ध का वर्णन है ये हमें बताना है। राम रावण, अर्जुन कर्ण, भीम दुर्योधन, लक्ष्मण और मेघनाद, किसके युद्ध का वर्णन है? तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य हुए युद्ध का इसमें वर्णन है। किसका? लक्ष्मण और मेघनाद। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और तुमुल त्रेता के दो वीर 1936 का परिवर्धित रूप है। पहले इसका नाम क्या था? तुमुल का पहले इसका नाम था त्रेता के दो वीर। और ये कब थी? त्रेता के दो वीर रचना जो थी 1936 ईस्वी में थी। 1936 में। और इसी का परिवर्धित रूप है। इसी का परिवर्धित रूप इसी का परिवर्धित रूप क्या है? तुमुल। कौन सी रचना है इसका परिवर्धित रूप? तुमुल। तो तुमुल किसका परिवर्धित रूप है? अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो ऑप्शन हो जाएगा त्रेता के दो वीर। और त्रेता के दो वीर कब है? 1936 ईस्वी में। और त्रेता के दो वीर 1936 का परिवर्धित रूप कौन सी रचना है? तो तुमुल है।
और तुमुल क्या है, खंड काव्य। कब है, 1948 ईस्वी में। और इसमें किसके युद्ध का वर्णन है, तो लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का इसमें वर्णन है। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण और मेघनाद के बीच हुए युद्ध का वर्णन। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी किसकी कालजयी रचनाएं हैं। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी किसकी कालजयी रचनाएं हैं। दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी किसकी कालजयी रचनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी किसकी रचनाएं हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अगर देखा है हिम किरीटनी कब है, तो 1943 में। ये कब है, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी में है। और हिम तरंगिणी कब है, हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगिणी है 1949 ईस्वी में है। 1949 ईस्वी। तो ये दोनों ही रचनाएं क्या है, ये काव्य संग्रह है। क्या है ये, काव्य संग्रह। माखनलाल चतुर्वेदी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकार हैं। तो इनकी जो रचना है हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, ये क्या है, काव्य संग्रह है। हिम किरीटनी है 1943 ईस्वी में और हिम तरंगिणी है 1949 ईस्वी में। और ये कालजयी रचनाएं हैं किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं पूछा है, हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है। हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हिम तरंगिणी 1955 या आंगन के पार द्वार किस रचना को मिला था। तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिम तरंगिणी। और हिम तरंगिणी रचना कब है, ये 1955 में इसको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका रचना काल ये नहीं है, समय नहीं है। तो हिम तरंगिणी रचना कब है, 1949 में। यहाँ क्लियर कर देती हूँ मैं इसको, हिम तरंगिणी। और ये कब है, हिम तरंगिणी जो रचना है कब है, 1949 ईस्वी में है। हिम तरंगिणी रचना 1949 ईस्वी और 1955 ईस्वी में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला, 1955 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार मिला था इसे, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला था। तो हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था, हिम तरंगिणी को। कब मिला था, 1955 ईस्वी में। हिम तरंगिणी रचना कब है, 1949 ईस्वी में। और ये क्या है, ये काव्य संग्रह है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में लिखवाया था। ये क्या है, ये काव्य संग्रह है। और इस रचना को हिम तरंगिणी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1955 ईस्वी में। हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है, तो ये रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है इसके रचनाकार, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिम तरंगिणी 1955। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला, तो हिम तरंगिणी को। अगर प्रश्न आए कि हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला, तो माखनलाल चतुर्वेदी। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, रचना की जगह रचनाकार का नाम भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, कैकेयी 1950 खंड काव्य के रचयिता कौन है। कैकेयी क्या है, खंड काव्य कब है, 1950। लेकिन इसके रचयिता कौन है, यह हमें बताना है। मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र प्रभात, श्याम नारायण पांडे या श्याराम शरण गुप्त, कौन इसके रचयिता है। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ मिश्र प्रभात। कौन है, कैकेयी 1950 खंड काव्य किसका है, केदारनाथ मिश्र प्रभात का ये खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 41 है, नूरजहां और विक्रमादित्य महाकाव्यों के रचयिता कौन है? नूरजहां और विक्रमादित्य क्या है? महाकाव्य। इसके रचयिता हमें बताना है। सोहनलाल द्विवेदी, गुरुभक्त सिंह भक्त, भगत, भक्त नहीं आते हैं, भगत आता है। इनका उपनाम क्या है? भगत। ये सही नहीं होगा, क्या होगा? भगत। भगत इनका उपनाम है, गुरुभक्त सिंह भगत। तो नूरजहां विक्रमादित्य महाकाव्य काव्यों के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, गुरुभक्त सिंह भगत, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है इसके रचनाकार? हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुभक्त सिंह भगत। इसका रचनाकार कौन है? गुरुभक्त सिंह भगत हैं। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इनका रचना काल देखें, जो प्रबंधात्मक महाकाव्य हैं दोनों, नूरजहां और विक्रमादित्य, तो नूरजहां कब है? नूरजहां, इनका समय भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो नूरजहां कब है? 1935 ईस्वी में है। कब है? 1935 ईस्वी में है नूरजहां। और विक्रमादित्य ये कब है? विक्रमादित्य 1944 ईस्वी में। कब है? 1944 ईस्वी में। और ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही प्रबंधात्मक महाकाव्य हैं। तो नूरजहां विक्रमादित्य प्रबंधात्मक महाकाव्यों के रचयिता कौन है? गुरुभक्त सिंह भगत है। नूरजहां 1935 ईस्वी, विक्रमादित्य 1944 ईस्वी। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, सोहनलाल द्विवेदी की रचना भैरवी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है भैरवी, इसका हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। 1941, 1943, 1954 या 1930। क्या है भैरवी का प्रकाशन वर्ष? तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1941। भैरवी का रचना काल क्या है? 1941 ईस्वी। और किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की रचना है ये भैरवी। और कैसी रचना है ये भैरवी? तो ये काव्य रचना है। इसकी विधा क्या है? ये काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा। अब इसमें हमने अभी तक जो प्रश्न देखे थे वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा से थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा। अब कुछ प्रश्न समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा से ले लिए गए हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री, नरेंद्र शर्मा, विद्यावती कोकिल या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जानकी वल्लभ शास्त्री, नरेंद्र शर्मा और विद्यावती कोकिल, ये सभी कैसे हैं? समष्टि चेतना। समष्टि चेतना, समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं ये तीनों ही। तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा क्या थी? छायावाद के समानांतर जिन रचनाकारों ने सामाजिक चेतना प्रधान कैसी कविताएं लिखी थी, इन्होंने सामाजिक चेतना प्रधान कविताएं लिखी थी। ये समझना जरूरी होता है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना प्रधान कविताएं। जिनसे समाज में चेतना आई, तो सामाजिक चेतना प्रधान कविताएं लिखी, उनके द्वारा रचित कविताएं क्या कहलाती हैं? समष्टि चेतना प्रधान कविताएं या समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा कहलाती है। जिन रचनाकारों ने ऐसी कविताएं लिखी जिससे समाज में चेतना आए, तो सामाजिक चेतना प्रधान कविताएं इन रचनाकारों ने लिखी थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा। तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, हरिकृष्ण प्रेमी की काव्य रचना इनमें से कौन सी है? हरिकृष्ण प्रेमी की काव्य रचना हमें बतानी है। अग्निगान 1940, उर्मिला, मौर्य विजय या फिर पाथे।
कौन सी हरिकृष्ण प्रेमी की काव्य रचना है? तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निगान 1940। अग्निगान 1940 किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी की। और कैसी रचना है? ये काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, वीरों का कैसा हो वसंत प्रसिद्ध कविता किस संग्रह में संकलित है? वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किस में संकलित है, ये हमें बताना है। त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती या फिर सीधे साधे चित्र, किस में ये संकलित है? तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुल। और ये एक इससे पहले जो प्रश्न था वो समष्टि चेतना प्रधान काव्यधारा से था। अब ये फिर से किससे? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा से ये प्रश्न है। ये त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, इसमें हमें बताना है कि वीरों का कैसा हो वसंत प्रसिद्ध कविता किस संग्रह में संकलित है। ये सभी क्या है? ये काव्य संग्रह है। नहीं, सभी नहीं है काव्य संग्रह। तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुल। वीरों का कैसा हो वसंत प्रसिद्ध कविता किस संग्रह में संकलित है? मुकुल संग्रह में संकलित है। बिखरे मोती और सीधे साधे चित्र, ये दोनों क्या है? ये काव्य संग्रह नहीं है। ये क्या है? ये कहानी संग्रह है। क्या है ये? कहानी संग्रह। त्रिधारा और मुकुल, ये दोनों हैं काव्य संग्रह। ये दोनों क्या हैं? काव्य संग्रह। किसके हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं काव्य संग्रह। तो त्रिधारा और मुकुल क्या है? ये काव्य संग्रह है। बिखरे मोती और सीधे साधे चित्र, ये क्या है? कहानी संग्रह। तो वीरों का कैसा हो वसंत ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और किस संग्रह में संकलित है? मुकुल काव्य संग्रह में ये संकलित है। तो प्रश्न नंबर 45 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी या नवीन, किसकी है ये? तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा बहुत ही अच्छी कविता है। सभी को ये कविता याद होनी चाहिए। और कविता है वीरों का चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, इस तरह से कविता है। पूरी कविता हम नहीं पढ़ेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। प्रश्न नंबर 47 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यह पंक्ति किस काव्य से है? जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यह पंक्ति किस काव्य से है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी या फिर हुंकार, किससे हैं ये पंक्तियां? तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रश्मिरथी। और रश्मिरथी का नायक कौन है? ये मैंने आपको बताया था। इसका नायक कौन है? कर्ण। तो इसकी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये इसी से पंक्तियां ये ली गई हैं। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा, नवीन, किसकी पंक्तियां हैं? तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन की ये पंक्तियां हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस रचना की है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी या परशुराम की प्रतीक्षा, किसकी ये पंक्ति है? ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र।
ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। और पंक्तियां कौन सी हैं? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी इसका मैं अर्थ आपको बता देती हूँ। क्षमा अर्थात इसका अर्थ तो आप जानते होंगे, शोभती उस भुजंग, भुजंग कहते हैं सांप के लिए, जिसके पास गरल हो। गरल किसे कहते हैं? विष के लिए, विष। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। और इसकी जो आगे की पंक्तियां हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसे नहीं जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उसे नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इन पंक्तियों को, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। उसे नहीं जो दंतहीन, कैसा है? दंतहीन अर्थात जिसके दांत नहीं है, दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, सरल। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अर्थात क्षमा उसी को शोभा देती है, उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष हो। अगर किसी के पास विष है फिर भी वो क्षमा कर रहा है, इसका मतलब ये उसकी महानता है। वो काट सकता है, किसी को मार सकता है अपने विष के द्वारा, लेकिन फिर भी वो अपने विष का प्रयोग नहीं कर रहा, तो उसको क्षमा करते हुए शोभा देती है। लेकिन उसे नहीं जो दंतहीन, और किसी सांप के पास ना तो दांत है और ना ही उसके पास विष है, वो कहे किसी को चलो जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, तो ये उसे शोभा नहीं देता, क्योंकि उसके पास अगर क्षमा नहीं भी करेगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके पास दांत नहीं है, उसके पास विष नहीं है, और वो कैसा है? विनीत है और बहुत सरल है, सीधा साधा है। तो ये व्यंग्य किया गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये इनका भावार्थ है। तो प्रश्न नंबर 49 का ये मैं इसका अर्थ जानना है, आगे इन पंक्तियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? कुरुक्षेत्र से, और बहुत ही अच्छी रचना है। अब प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। और इसकी आगे की पंक्तियां अगर देखी जाए तो वो बहुत ही अच्छी पंक्तियां, बहुत ही अच्छी ये कविता है, आपको ये कविता जरूर पढ़नी चाहिए। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, और नंदन वंशी महक उठी थी छोटी सी कुटिया मेरी। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि जो ये कवित्री हैं, इन्होंने अपनी बिटिया में अपना बचपन देखा था कि मैं भी बचपन में कभी ऐसे ही रही होंगी। और इनकी जो रचना है त्रिधारा, ये कविता, इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन, इस कविता का शीर्षक क्या है? मेरा नया बचपन। और ये जो कविता है मेरा नया बचपन, ये त्रिधारा जो काव्य संग्रह है इनका, त्रिधारा क्या है? इनका काव्य संग्रह है, और त्रिधारा में ही ये मेरा नया बचपन कविता संकलित है, त्रिधारा में संकलित। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो रचना है मेरा नया बचपन, ये किस में संकलित है? तो ये त्रिधारा काव्य संग्रह में संकलित है। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तारा पांडे या विद्यावती कोकिल। तो प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बहुत ही अच्छी इनकी ये रचना है, ये कविता है। कौन सी कविता? मेरा नया बचपन। और किस में संकलित है? त्रिधारा, इनका काव्य संग्रह है, इसमें ये संकलित है। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी महक उठी थी छोटी सी कुटिया मेरी। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आगे किसी अन्य टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। धन्यवाद।